दुनिया में ऐसे कम ही लोग होते हैं जो अपने कॉम्पिटिटर्स की भी रेस्पेक्ट जीत लेते हैं, अपने एम्प्लॉयज का प्यार भी पा लेते हैं और पूरे देश का विश्वास भी कायम रखते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे एक शख्स की जिन्होंने प्रूव किया कि बिजनेस सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। एक ऐसा बिजनेस लीडर जिसने दुनिया को दिखा दिया कि पैसों से बड़ा भी कुछ होता है, वो है प्रिंसिपल्स। 1991 में जब इंडिया का इकोनॉमिक ओपन हुआ तब दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स ने सोचा कि इंडिया में मार्केट कैप्चर करना होगा, लेकिन उन्होंने एक चीज को अनदेखा कर दिया कि यहाँ पहले से ही एक ऐसा बिजनेस एम्पायर था जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, नेशन बिल्डिंग के लिए काम कर रहा था। 1991 का समय इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि इसी साल इंडिया ने लिबरलाइजेशन की नई राह पर चलना शुरू किया था। फॉरेन ब्रांड्स एंट्री ले रहे थे, ग्लोबल कंपनीज इंडिया को सिर्फ एक मार्केट समझ रही थी। वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट का कहना था इंडियन कंपनीज बच नहीं पाएंगी, क्योंकि उनका मानना था कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कंपनीज के पास इस नए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सरवाइव करने की एबिलिटी ही नहीं थी। लेकिन ये एनालिस्ट रतन टाटा की एबिलिटी को नहीं जानते थे, या ये कहें कि वो रतन जी को अंडर एस्टिमेट कर बैठे। उन्हें नहीं पता था कि मुंबई के बॉम्बे हाउस में एक ऐसा लीडर बैठा है जो सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, ग्लोबल डोमिनेशन की प्लानिंग कर रहा है। 28 दिसंबर 1937 मुंबई, नवल टाटा और सन्नू टाटा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, रतन नवल टाटा। किसी को खबर तक नहीं थी कि ये बच्चा एक दिन एशिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर का लीडर बनेगा। रतन टाटा की अर्ली लाइफ टिपिकल बिजनेस फैमिली से नहीं थी। पेरेंट्स का सेपरेशन, ग्रैंडमदर लेडी नवाज बाई के साथ उनका बचपन बीता, इन सब ने ही उनकी पर्सनालिटी को शेप किया। जो लोग रतन टाटा को सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन समझते हैं और मानते हैं कि उनको बिजनेस विरासत में मिला है, वो उनकी जिंदगी की लेयर्स को नहीं समझते। अमेरिका की कर्नल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई, रात रात भर डिजाइन्स पे काम करना, क्रिएटिव माइंड, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सब क्वालिटीज रतन टाटा जी के अंदर थी, जो कि बाद में टाटा ग्रुप के ट्रांसफॉर्मेशन में क्रूशल साबित हुई। IBM में व्हाइट कॉलर जॉब ऑफर थी, लेकिन डेस्टिनी कुछ और ही प्लान कर रही थी। 1962 में JRD टाटा का फोन आया, रतन तुम्हें टाटा स्टील ज्वाइन करना है। और इसी के साथ शुरू हुई एक जर्नी जिसने इंडियन बिजनेस को फॉरएवर चेंज कर दिया। टाटा ग्रुप ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही उन्हें जमशेदपुर के एक स्टील प्लांट में काम करने का मौका मिला, और इस स्टील प्लांट में रतन जी ने जैसा काम किया वो आज के कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए एक लेसन है। फैक्ट्री फ्लोर पे काम किया, ब्लास्ट फर्नेस की गर्मी में वर्कर्स के साथ खड़े होकर प्रोसेस समझा, शॉप फ्लोर पे लंच किया, वर्कर्स से उनकी लैंग्वेज में बात की। इस एक्सपीरियंस ने उनके अंदर एक यूनिक पर्सपेक्टिव डेवलप किया कि रियल बिजनेस शॉप फ्लोर पे होता है और एयर कंडीशनड ऑफिस में नहीं। और शायद इसी एक्सपीरियंस की बदौलत ही लोग रतन जी को एक ऐसे इंसान के रूप में जानते हैं जो अपने सारे एम्प्लॉयज को पहले एक इंसान की नजर से देखते हैं, बाद में एक वर्कर की नजर से। इसके बाद रतन जी की ट्रेजेक्टरी टाटा ग्रुप में बढ़ती ही रही। 1991 में रतन टाटा ने जब टाटा ग्रुप की कमांड संभाली तब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स थी। ग्रुप में 50 से ज्यादा कंपनीज थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं था। हर कंपनी अपनी मर्जी से चल रही थी, ग्लोबल प्रेजेंस लिमिटेड थी। कंजर्वेटिव अप्रोच ने ग्रोथ को स्लो कर दिया था। इस इशू को ठीक करने के लिए रतन टाटा ने कुछ स्टेप्स लिए, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन ये था, रिटायरमेंट एज फिक्स कर देना। जी हाँ, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में रिटायरमेंट एज फिक्स कर दी, जिसके तहत अब सारे मैंडेटेड डायरेक्टर्स 75 की एज के बाद काम नहीं कर सकते थे। ये डिसीजन ग्रुप में पावर को कंसोलिडेट करने और लीडरशिप को रीस्ट्रक्चर करने के लिए लिया गया, जिससे रूसी मोडी जैसे वेटरन लीडर्स जो टाटा ग्रुप में 50 साल से भी ज्यादा से काम कर रहे थे, उनको भी 1993 में रिटायर होना पड़ा, और बाकी लीडर्स को भी। मीडिया नेगेटिव थी, क्रिटिक्स ने कहा ये ग्रुप को तोड़ देगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी ऑब्वियस रीजन की वजह से नाराज थे, लेकिन रतन टाटा ने अपने विजन को एक्सप्लेन किया। ये कहा कि हम यंग टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, नए आइडियाज को स्पेस देना चाहते हैं, ग्रुप को फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहते हैं। उस टाइम तो इतने लोग ये डिसीजन से सहमत नहीं थे, लेकिन आज जब टाटा ग्रुप दुनिया की मोस्ट रेस्पेक्टेड कंपनीज में से एक है, तब लोग समझते हैं कि वो डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट था। कम ही लोग जानते होंगे कि रतन टाटा इतने विजनरी भी थे।
वो भी 1991 के अनसर्टेन समय में। लेकिन रतन जी का विजन बस इतने में ही सिमट कर नहीं रह गया। 2000 का साल टाटा ग्रुप के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव था। इस नई सेंचुरी में टाटा ग्रुप का पहला सबसे बड़ा मूव था टेटले टी का एक्विजिशन 450 मिलियन डॉलर में। दुनिया हैरान थी, एक इंडियन कंपनी इतना बड़ा एक्विजिशन कैसे कर सकती है। क्रिटिक्स ने कहा यह ओवर एम्बिशियस है, लेकिन रतन टाटा का विजन क्लियर था। उन्हें पता था कि ग्लोबल प्रेजेंस के लिए बोल्ड मूव्स लेना जरूरी है। और इसके बाद तो जैसे रतन जी ने अचीवमेंट की झड़ी ही लगा दी। 2006 में कोरस स्टील 12 बिलियन डॉलर्स, ये डील इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। एक इंडियन कंपनी ने यूरोप की स्टील जायंट को एक्वायर किया। वॉल स्ट्रीट शॉक थी। लंदन के बिजनेस सर्कल्स में डिस्कशंस हो रही थी, हाउ डिड दे पुल दिस ऑफ। लेकिन डील के पीछे रतन टाटा की मेटिकुलस प्लानिंग थी। टेक्नोलॉजी एक्विजिशन, मार्केट एक्सेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, हर एस्पेक्ट कैलकुलेट किया गया था। 2008 की बारी, जगुआर लैंड रोवर 2.3 बिलियन डॉलर्स, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम था। हर कोई कंजर्वेटिव हो रहा था, लेकिन रतन टाटा ने रिस्क लिया। उनका कहना था वी आर नॉट जस्ट बाइंग ब्रांड्स, वी आर बाइंग कैपेबिलिटीज। आज जेएलआर टाटा ग्रुप का क्राउन ज्वेल है। जो ब्रांड्स डूम के कगार पर थे वो आज लग्जरी सेगमेंट में लीडर्स हैं, ऑल बिकॉज ऑफ रतन टाटा। लेकिन रतन टाटा के दिल में एक और सपना पल रहा था। एक मानसून इवनिंग में मुंबई की रोड्स पर उन्होंने देखा एक फैमिली, 4 लोग, सामान, सब कुछ, पर सब एक स्कूटर पर, अनसेफ, डेंजरस, पिटीफुल। उसी मोमेंट पर उन्होंने डिसाइड किया हर इंडियन फैमिली को सेफ ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए, एक ऐसा 4 व्हीलर जो पूरा इंडिया अफोर्ड कर सके। इसी सोच से टाटा नैनो का कॉन्सेप्ट आया, एक कार सिर्फ 1 लाख रुपए में। इंजीनियर्स ने कहा इम्पॉसिबल है, 1 लाख रुपए में कोई कार बन सकती है? 1 लाख रुपए में कोई कार नहीं बन सकती, कॉस्ट स्ट्रक्चर सही ठीक नहीं बैठेगा। लेकिन रतन टाटा ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। 250 पेटेंट्स फाइल किए गए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्क्रैच से रीडिजाइन किया, सप्लाई चेन में रिवॉल्यूशन लेकर आए। नैनो सिर्फ एक कार नहीं, ये एक स्टेटमेंट था कि टाटा इनोवेशन लिमिट्स को नहीं मानता। और यही बात बहुत लोग नहीं समझते। रतन टाटा चाहते तो इंजीनियर के मना करने के बाद नैनो का आइडिया ड्रॉप कर सकते थे, क्योंकि इंजीनियर से ज़्यादा कौन ही ये बात जान सकता है। लेकिन नहीं, पब्लिक के लिए कुछ करने का जज्बा हमेशा रतन जी के लिए किसी भी लिमिटेशन से बड़ा था। सिंगूर वेस्ट बंगाल में प्लांट लगा, इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन पॉलिटिकल अपोजिशन ने प्रोजेक्ट को अफेक्ट किया। ममता बनर्जी का प्रोटेस्ट, लोकल टेंशंस, लैंड एक्विजिशन कंट्रोवर्सी, प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। कोई और होता तो प्रोजेक्ट को अबेंडन कर देता। लेकिन जैसे हमने अभी डिस्कस किया, रतन जी ने प्रोजेक्ट बंद नहीं किया, बल्कि प्लांट को गुजरात शिफ्ट कर दिया। 2000 करोड़ का लॉस झेला, लेकिन प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आखिर बना ही दी 1 लाख रुपए की गड्डी, टाटा नैनो। मीडिया अपीयरेंसेस में रतन टाटा का एक डिफरेंट साइड दिखता है, सिंपल, कंपोज, नो फ्लैशी लाइफस्टाइल। लेकिन उनका एक पैशन फ्लाइंग भी था, खुद मल्टीपल एयरक्राफ्ट उड़ा सकते थे। डिजाइन में इंटरेस्ट, कार डिजाइन में पर्सनली इन्वॉल्व होते थे, बैचलर बाय चॉइस। उनका कहना है लाइफ में रिलेशनशिप से बड़ा कुछ नहीं होता, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। टाटा ग्रुप की यूनिक स्ट्रक्चर, 65% ओनरशिप चैरिटेबल ट्रस्ट के पास। ये रतन टाटा के विजन का रिजल्ट है। कैंसर हॉस्पिटल जो सब्सिडाइज रेट पर ट्रीटमेंट देते हैं, एजुकेशन इनिशिएटिव जो 1000 ऑफ स्टूडेंट की लाइफ चेंज कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो विलेजेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये सिर्फ सीएसआर नहीं है, ये टाटा ग्रुप का डीएनए है। 26/11 मुंबई अटैक्स, ताज होटल पे हमला, स्टाफ ने अनप्रेसिडेंटेड करेज दिखाया, गैस को बचाया, खुद रिस्क लिया। बाद में रतन टाटा ने पर्सनली हर अफेक्टेड फैमिली को सपोर्ट किया, फुल सैलरीज कंटिन्यू दी गई, मेडिकल सपोर्ट दिया गया। ये डिसीजन बिजनेस सेंस से नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लिया गया। फ्यूचर को भी रतन टाटा ने पहले ही देख लिया था। टीसीएस को ग्लोबल आईटी जायंट बनाया। आज टीसीएस इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवेज और पैरामिलिट्री के बाद सबसे ज्यादा लोगों को हायर करता है। डिजिटल इनिशिएटिव्स पर फोकस किया, स्टार्टअप्स में पर्सनली इन्वेस्ट किया, जैसे कि स्नैपडील, पेटीएम, फर्स्ट क्राई। यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटोर किया। उनका कहना है इनोवेशन का कोई एज नहीं होता, आइडियाज की कोई लिमिट नहीं होती। रतन टाटा आज भी पर्सनली कई इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते थे और इंडिया भरा पड़ा है उन कंपनी से जो टाटा ग्रुप के अंडर आती हैं। आज टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करता है, 30 से ज्यादा पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड,
सिर्फ 2024 के रेवेन्यू की बात करें तो 165 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक विजन का रिजल्ट है कि बिजनेस का पर्पस सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रोग्रेस होता है। और प्रोग्रेस किसी और चीज से नहीं बल्कि लोगों को साथ लेकर चलने से आती है। रतन जी का 1962 में उस स्टील फैक्ट्री में काम करने ने ही टाटा ग्रुप के सक्सेस की नींव रखी थी। रतन टाटा जी से हम बहुत सारे बिजनेस लेसन सीख सकते हैं, जैसे कि एथिक्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, वो लॉन्ग टर्म विजन रखते थे, इनोवेशन को प्रायोरिटी देते थे, पीपल फर्स्ट अप्रोच रखते थे, क्राइसिस में काम रहते थे। लीडरशिप सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कहना था उनका। रतन टाटा की लेगेसी सिर्फ टाटा ग्रुप तक लिमिटेड नहीं थी। उन्होंने प्रूव किया कि इंडियन कंपनीज ग्लोबल लीडर बन सकती है। उन्होंने दिखाया कि एथिकल बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है और इस बात की मिसाल बने कि इनोवेशन और ट्रेडिशन साथ चल सकते हैं। जब दुनिया प्रॉफिट के पीछे भाग रही थी, रतन टाटा ने दिखाया कि पर्पस विद प्रॉफिट पॉसिबल है। जब कॉम्पिटिटर शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस किया। जब दूसरों ने शॉर्टकट्स लिए, उन्होंने प्रिंसिपल्स पे स्टैंड लिया। ये कहानी थी एक ऐसे लीडर की जो बड़े बड़े रिवॉल्यूशन लेकर आए, ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल की, भारत का नाम रोशन किया, पर सबसे इंपॉर्टेंट अपने प्रिंसिपल्स को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। रतन टाटा की स्टोरी सिर्फ बिजनेस की नहीं, विजन की है। एक ऐसा विजन जो सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए नहीं, जनरेशंस के लिए सोचता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। कमेंट में बताएं आपको रतन टाटा जी की कौन सी क्वालिटी सबसे इंस्पायरिंग लगती है। क्या आप भी बिलीव करते हैं कि एक बिजनेस में एथिक्स इंपॉर्टेंट है? सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज आप तक पहुंचाता रहूं। और आप भी अगर मेरी तरह रतन टाटा जी के फैन हैं तो दिल से एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, एक हैशटैग है भारत रत्न फॉर रतन टाटा, जरूर से कमेंट में डालिएगा और हैशटैग कीजिएगा। हैशटैग आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रहा होगा और ये रिक्वेस्ट पूरे इंडिया को पहुंचा दीजिएगा।